हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, और आज के पार्ट में उसके आगे का चैप्टर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहाँ एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। अब देखिए, डेफिनेशन से तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, Fe प्लस CuSO4, इससे बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। क्या हो रहा था यहाँ पे? Fe पहले अकेला था, CuSO4 दोनों को साथ में देखा इसको तो प्रॉब्लम हुई, तो ये था पावरफुल, Fe पावरफुल था और Cu थोड़ा वीक था। तो Fe गया इससे लड़ाई करने, Fe ने इसकी जगह ले ली, तो ये क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu। आप ऐसे ईजी तरीके से इसको बिल्कुल लर्न कर सकते हैं कि जो पावरफुल रहता है वो वीक वाले को वहाँ से विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक प्लस CuSO4 से बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ भी ये हुआ, Zn Cu से ज़्यादा पावरफुल था, तो Zn गया और Cu को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले ली, तो ZnSO4 और Cu अलग हो गया। सैम Pb प्लस CuCl2 से बना है PbCl2 प्लस Cu। यहाँ भी Pb Cu से ज़्यादा पावरफुल था, तो Pb ने यहाँ पर Cu को हटाया और खुद उसकी जगह लेकर बैठ गया, तो PbCl2 प्लस Cu बन गया। ये थी विस्थापन अभिक्रिया, यानी जो ज़्यादा पावरफुल रहता है वो कम पावरफुल को उसकी जगह से हटा देता है। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। विस्थापन में तो ओनली एक तत्व था जो दूसरे यौगिक में से एक तत्व को विस्थापित कर रहा था। अब इसमें दोनों ही आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयन्स जो रहते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए, इसको उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 से बन रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखिए, Na2SO4 में कौन कौन से आयन रहते हैं? सोडियम आयन और सल्फेट आयन। सोडियम की संयोजकता +1 रहती है और सल्फेट की -2 रहती है। इसी तरीके से BaCl2 में क्या रहता है? Ba+2 और Cl-। आयनों का एक्सचेंज बोला, यानी इसका जो धनायन है, एक यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ चला जाता है। तो Na2SO4 का Na+ चला गया Cl- के साथ, और पहले यौगिक का SO4-2 यानी जो ऋणायन था वो चला गया धनायन के साथ, यानी Ba+2 के साथ। इस तरीके से Ba+2 और SO4-2 ने क्रिस क्रॉस रिएक्शन द्वारा बना दिया BaSO4, क्योंकि इसकी भी संयोजकता +2 थी, इसकी -2 थी। तो क्रिस क्रॉस में जो संयोजकता होती है एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो ये क्रॉस होकर बन गया BaSO4। इसी तरीके से Na+ और Cl- से बना लिया NaCl। अब यहाँ जो BaSO4 बना है ये आपका जल में अविलय होता है। ये आपका जल में अविलय होता है। जल में अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी अपना जो ये BaSO4 यहाँ बना है ये क्या एक तरीके का अवक्षेप हो गया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं ये एक तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया तो हो ही गई, साथ ही साथ इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो क्वेश्चन कोई से भी आ जाए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखिए या अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है प्लस द्विविस्थापन भी है, दोनों है। ओके। रेडॉक्स रिएक्शन को हम हिंदी में उपापचय अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये जो रेडॉक्स वर्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं तब आपकी बनती है रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अपचयन और ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये जहाँ आपको
दिख रहा है वो क्या हो जाएगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी हाइड्रोजन निकलता है, तो वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन की वृद्धि। उपचयन का जस्ट उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया में। उपचयन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जुड़ रही थी, तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होगी यानी ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। यानी ऐसी अभिक्रिया जहाँ आपको ऑक्सीजन निकलती हुई दिख रही है या फिर हाइड्रोजन जुड़ती हुई दिख रही है, तो वहाँ क्या होगा? आपका अपचयन अभिक्रिया। जैसे आपको एग्जाम्पल में इसका समझा देती हूँ। ये हमारी रिएक्शन थी Cu + O2, इससे बन रहा है CuO। अब देखिए पहले Cu अकेला था, उत्पाद में क्या हुआ? Cu ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया यानी इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग। अगर ऑक्सीजन का योग हुआ है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको देखिए CuO + H2, इससे क्या बना? Cu + H2O। अब इसमें क्या हो रहा है? पहले CuO के साथ ऑक्सीजन था लेकिन उत्पाद में Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी अगर कॉपर के संदर्भ में हम देखें तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास। लेकिन अगर दूसरी बात हम लोग देखें कि H2 में ऑक्सीजन का क्या हो गया? योग हो गया। तो H2 में ऑक्सीजन का योग हुआ है तो हाइड्रोजन के संदर्भ में यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई है? उपचयन। यानी कॉपर के संदर्भ में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, क्योंकि क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन। कॉपर के संदर्भ में यहाँ आपके हो रहा है अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन के संदर्भ में देखें तो हाइड्रोजन के संदर्भ में ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब देखिए ये जो दो लाइन से वो भी इम्पोर्टेंट है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल रही है वहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन, और वो पदार्थ क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ये कुछ वर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं, लेकिन जब आप लोग बार बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है वो अपचयित होता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वह उपचयित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि यानी उपचयन। जहाँ उपचयन हो रहा है वो पदार्थ उपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी यानी अपचयन, जहाँ अपचयन हो रहा है वो अपचयित हो रहा है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए इसका अब जो ये जो हमने रिएक्शन अभी देखी थी CuO + H2 से बन रहा है Cu + H2O। इसमें देखिए कॉपर के संदर्भ में क्या हो रहा है? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन निकली है। हाइड्रोजन के संदर्भ में उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ी है। उपचयन भी है, अपचयन भी है, और जहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया संपन्न होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ZnO + C कार्बन से बन रहा है जिंक + कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से क्या बना? जिंक, यानी ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन निकल रहा है यानी अपचयन। तो जिंक के संदर्भ में क्या हो रहा है? अपचयन। अगर जिंक में अपचयन हो रहा है तो ये क्या हुआ है? यहाँ पर अपचयित। कार्बन के संदर्भ में हम देखें तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी इसका क्या हुआ है? उपचयन। तो कार्बन क्या होगा? उपचयित। जिसका अपचयन हुआ है वो अपचयित होगा, जिसका उपचयन हुआ है वो उपचयित होगा। अब ऐसे इस वाली रिएक्शन में देख लीजिए MnO2 + HCl से बन रहा है MnCl2 + H2O + Cl2। अब देखिए यहाँ मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन जब उत्पाद में ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल रहा है यानी क्या हो रहा है? अपचयन। तो MnO2 का यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन। जिसका अपचयन होता है वो खुद क्या होता है? अपचयित, यानी MnO2 यहाँ पर क्या हुआ है? अपचयित।
HCl का अगर हम देखें तो HCl में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी HCl का यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन। और जिसका उपचयन होता है वो क्या होता है, उपचयित, यानी HCl आपका क्या हुआ है, उपचयित। इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो वहाँ पर आपके ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी आप एक याद कर लोगे तो उसका जस्ट उल्टा आपको अपचयन में करना होगा, तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। ये थी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक और इस चैप्टर में बचे हुए, बस जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश, तो वो देख लेते हैं हम। संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि लोहे की कोई भी वस्तु हमारी छत पे रखी हुई है, तो जब बारिश आती है या बहुत टाइम तक वो बारिश में रखी रहती है तो हवा और पानी के संपर्क में आने पर वो भूरे भूरे रंग की हो जाती है। वो भूरे रंग का क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। ये जंग क्यों लगता है, इसका आंसर ही हमें यहाँ मिलेगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। तो हमारा जो लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है उसका भी क्या होता है, संक्षारण होता है, क्योंकि लोहा अम्ल, आर्द्रता इन सब के संपर्क में आया, उससे वो संक्षारित हो गया, तो उस पर भूरे रंग का पदार्थ हो गया। इसी तरीके से जब चांदी अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है, और अगर तांबे का संक्षारण होता है तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। यह ऑब्जेक्टिव बेसिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चांदी के ऊपर कौन से कलर की परत जमती है, काले कलर की, और तांबे के ऊपर हरे रंग की, जब उसका संक्षारण होता है तब। तो संक्षारण के उदाहरण क्या क्या हो गए, लोहे पर भूरे रंग की परत लगना यानी लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, ये सब हमारे संक्षारण के उदाहरण हैं। अभी संक्षारण के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी जो वस्तुएं होती हैं उनकी क्षति हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी लोहे से बनी वस्तु होती है उस पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है। जंग लगने से जो भी वस्तुएं होती है, धातु होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। अगर कमज़ोर पड़ जाएगी तो इन वस्तुओं की आपकी क्षति हो जाएगी, तो ये संक्षारण का दुष्प्रभाव है। संक्षारण के बाद हम बात करते हैं विकृत गंधिता। अगर आपने कभी मार्केट से कुछ चिप्स वगैरह के पैकेट खरीदे हो तो कभी कभी हमें उन चिप्स के पैकेट में हमें जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अजीब लगता है। तो वो अजीब क्यों लगता है, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, तेल और वसा के स्वाद, उनमें तेल और वसा रहता है तो उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। ये जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। यानी आपका जो चिप्स का पैकेट है उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो चुकी है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ चुका है, यानी वो विकृत गंधित हो चुकी है। तो विकृत गंधिता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उपचयित होने पर तेल एवं वसा के स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसी क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब इस विकृत गंधिता को हम रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो जो भी तेलीय एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ रहते हैं उसमें हम एंटीऑक्सीकारक या प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो चिप्स बनाने वाले रहते हैं, चिप्स की थैली में से जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकाल कर उसमें ऑक्सीजन से कम सक्रिय गैस मिला देते हैं N2, ताकि उसका उपचयन धीमी प्रक्रिया से हो या ना हो सके। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है तो उसके कारण उपचयन की प्रक्रिया जल्दी होती है, इस कारण वस्तु जल्दी विकृत गंधिता हो जाती है, विकृत गंध हो जाती है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो जो उपचयन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी गति से संपन्न होती है, तो चीज़ें लंबे समय तक चल सकती है। इसके अलावा जो भी खाद्य पदार्थ रहते हैं उन्हें हम वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं, क्योंकि वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन। अगर कोई वस्तु ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो उसकी विकृत गंधिता उसमें पैदा नहीं होगी। तो इसलिए हम जो भी खाद्य पदार्थ रहते हैं उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं ताकि विकृत गंधिता में कमी आ सके। अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देकर जा रही हूँ कि इस अभिक्रियाओं में आपको उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल्स में आपको समझाया था।
तो ये दोनों एग्जाम्पल आप सॉल्व करके लाइएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपके पास होंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद हम चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।